नेबुला मैथ्स के इस वीडियो में हम लोग सम्मिश्र संख्याओं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले की कक्षाओं में हम लोग प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और उसके आगे चल के परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम लोगों ने विस्तार से पढ़ रखा है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संयुक्त परिवार को वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन संख्याओं के परिवार को यदि हम वास्तविक संख्या कहते हैं तो क्या कोई काल्पनिक संख्याएं भी होती हैं, और यदि होती हैं तो उनकी क्या जरूरत है? तो जी हाँ, काल्पनिक संख्याएं भी होती हैं। सम्मिश्र संख्याओं के बारे में जानने से पहले हमें काल्पनिक संख्याओं यानी इमेजिनरी नंबर्स के बारे में जानना आवश्यक है। तो आइए समझते हैं कि काल्पनिक संख्याएं भला क्या हैं और इनका कहाँ पे उपयोग किया जाता है। यदि हमसे ये कहा जाए कि 25 का वर्गमूल बताइए तो हम बड़े ही आराम से बता देंगे कि 25 का वर्गमूल 5 और -5 होते हैं, क्योंकि 5 का वर्ग करेंगे तब भी 25 आ जाएगा और -5 का वर्ग करेंगे तब भी 25 आ जाएगा। लेकिन इसी 25 की अगर माइनस का चिन्ह लगा दिया जाए और कहा जाए कि अब भैया बताइए कि -25 का वर्गमूल क्या होता है, यानी हमें एक ऐसा नंबर खोजना है जिसका वर्ग करने पे -25 आ जाए। सोचिए, यदि आप कोई धनात्मक संख्या बताएंगे तो उसका वर्ग तो धनात्मक होगा, और यदि कोई ऋणात्मक संख्या बताएंगे तो उसका वर्ग भी धनात्मक ही होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माइनस चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि वास्तविक संख्याओं के परिवार में ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलने वाला है जिसका वर्ग करने पे कोई ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। एक बार फिर समझ लीजिए, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही संख्याओं का वर्ग धनात्मक ही होता है। यह हम लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं। तो फिर -25 का वर्गमूल होगा क्या? यह एक समस्या है। आइए इसी तरह की कुछ और समस्याओं से रूबरू होते हैं। यदि हमारे सामने इस तरह का कोई समीकरण दिया हो x - 4 = 0 और इसका हल पूछा जाए तो बड़े ही आराम से बता देंगे कि x = 4 होगा। इसी तरह x + 4 = 0 दिया है, तब हम x का मान x = -4 बड़े ही आराम से बता देंगे। इसी तरह तीसरे समीकरण को देखिए, x² -4 = 0 दिया है और कहा जाए कि x की वैल्यू निकालिए या समीकरण को हल करिए, तो बड़े ही आराम से हम x² = 4 और फिर दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल के x = +-2 हम हल निकाल लेंगे। x की जगह पे +2 रखिए या -2 रखिए, ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब थोड़ा सोचिए कि यदि समीकरण दे दिया जाए x² + 4 = 0 और कहा जाए कि x का वैल्यू निकालिए जिससे यह समीकरण संतुष्ट हो जाए, यानी x की जगह पे ऐसा नंबर हमें बताना है कि जिसका वर्ग करने पे और उस वर्ग में 4 जोड़ने पे उत्तर 0 आ जाए। हमने कोशिश की है, x² बराबर 4 को दूसरे साइड में ले जाएंगे तो -4 होगा। अब आगे इसके x की वैल्यू निकालने के लिए हमें -4 का वर्गमूल निकालना होगा। अब यहाँ पे फिर वही समस्या आ गई जो पहले वाली समस्या -25 का वर्गमूल निकालने में आई थी। इस समीकरण में ऐसा x का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा जिसका वर्ग करने पे ये समीकरण संतुष्ट हो जाए। तो हमने देखा कि इस तरह के समीकरण का कोई वास्तविक हल नहीं है। अब आइए एक अगली समस्या को भी देखते हैं। यदि
इस तरह का वर्ग समीकरण दिया गया हो तो इन्हें हल करने का हम श्रीधराचार्य का सूत्र जानते हैं, जो कहता है कि x बराबर -b प्लस माइनस कड़ी में b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इस सूत्र की सहायता से हम इस समीकरण का हल प्राप्त करते हैं। और ये भी जानते हैं कि ये कड़ी के अंदर वाले को हम बोलते हैं विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट। पहले की क्लास में हमने इस तरह के समीकरणों के मूलों की प्रकृति को पढ़ा था, और जिसमें हम लोग कहते थे कि मूल वास्तविक होंगे, मूल बराबर होंगे, और कुछ कुछ सवालों में ऐसा भी आता था कि हम कहते थे कि मूल वास्तविक नहीं होंगे। ऐसी स्थिति कब आती थी? जब ये कड़ी के अंदर का b स्क्वायर माइनस 4ac हल करने के बाद कोई निगेटिव नंबर आ जाए। निगेटिव नंबर आने के बाद उसका वर्गमूल हम नहीं निकाल पाएंगे, तो कहते थे कि मूल वास्तविक नहीं है। तो फिर इस तरह के समीकरण जिनके मूल वास्तविक नहीं हैं, इन्हें कैसे हल किया जाएगा? इन्हीं तरह की समस्याओं को हल करने के लिए हम संख्याओं के परिवार को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए काल्पनिक संख्याओं यानी इमेजिनरी नंबर को शामिल किया जाता है। तो आइए अब हम लोग काल्पनिक संख्याओं को समझते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा है कि समीकरण x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0 का कोई वास्तविक हल नहीं है, यानी इसका हल वास्तविक संख्याओं में प्राप्त नहीं होगा। इसी तरह समीकरण x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 का भी वास्तविक संख्याओं के परिवार में हल नहीं मिलेगा। कहने का मतलब कोई भी ऐसी वास्तविक संख्या नहीं है जिसे x की जगह पे रखने पे यह समीकरण हल हो सके। इस समीकरण से यदि एक को पक्षांतर करें तो x स्क्वायर बराबर -1 आएगा। हमें वास्तविक संख्याओं के परिवार में से ऐसा कोई नंबर नहीं मिलने वाला है जिसे x की जगह पे यहाँ रखें, उसका स्क्वायर करें तो -1 आए। तो फिर इस समीकरण का हल प्राप्त करने के लिए एक गणितज्ञ थे जिन्हें हम लोग आयलर के नाम से जानते हैं। उन्होंने ये कहा कि x की जगह पे आप i लिख दीजिए। i एक नया नंबर उन्होंने दिया जिसे आयोटा IOTA पढ़ते हैं। x की जगह पे i यानी आयोटा लिख देने पे ये समीकरण हो जाएगा i स्क्वायर बराबर -1, यानी हमें एक नया नंबर मिल गया i जिसका वर्ग -1 होता है। इसके विपरीत कहें तो -1 का वर्गमूल i होता है। इसे हम याद रखेंगे कि i स्क्वायर बराबर -1। -1 का वर्गमूल i के साथ साथ -i भी होगा, क्योंकि इस समीकरण में x की जगह पे यदि -i रखें तब भी यह समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि -1 के दो वर्गमूल हैं, आयोटा और -आयोटा या निगेटिव आयोटा। परंतु यदि हम कड़ी के निशान का प्रयोग करके ऐसे लिखते हैं कड़ी -1, तो यहाँ पे केवल हम पॉजिटिव आयोटा को ही लिखेंगे। इसको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हमने समझा कि -1 के धनात्मक वर्गमूल को i कहा गया। i को हम आयोटा पढ़ते हैं। आयोटा को हम इमेजिनरी यूनिट भी कहते हैं। आयोटा समीकरण x स्क्वायर प्लस 1 का हल है, जिसमें यदि x बराबर यहाँ पे i रख दें तो हमें मिलता है i स्क्वायर बराबर -1। इन दो बातों को हमें याद रखना है क्योंकि आगे बार बार इस्तेमाल होगा। -1 का वर्गमूल i होता है। इस बात का इस्तेमाल करते हुए अब हम इन नेगेटिव नंबर्स का वर्गमूल निकालेंगे। पहला नंबर है कि -25 का वर्गमूल निकालिए।
जैसा कि हम पहले ही इस नंबर को देखे थे। अब हम -25 को लिख सकते हैं -1 गुणे 25 और कड़ी का निशान लगा रहेगा। इस तरह के गुणनफल को हम अलग अलग कड़ी में -1 और गुणे कड़ी में 25 लिख सकते हैं। और कड़ी में 1 का मतलब यहाँ पे i दिया हुआ है तो i लिखेंगे, और 25 का वर्गमूल हम जानते हैं कि 5 होता है। इसको हम अच्छे से लिख लेंगे 5i यानी 5 आयोटा। तो इस तरह से हमने देखा कि -25 का वर्गमूल 5i आ गया। अब 5i का थोड़ा वर्ग करके देखें कि -25 आता है कि नहीं। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 5 का वर्ग गुणे i का वर्ग। 5 का वर्ग 25 और i का वर्ग अभी हमने आपको याद कराया है कि ये होता है -1। तो यहाँ गुणे -1 बराबर आ गया -25। यानी एकदम पक्का है कि -25 का वर्गमूल 5i होगा। अब आप इसकी मदद से -3 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। चूँकि 3 का पूरा वर्गमूल हम नहीं निकाल पाएंगे तो ये कड़ी में 3 ही बचा रहेगा और i लग जाएगा। यहाँ देखिए -4 का अगर वर्गमूल निकालना चाहें तो 4 का वर्गमूल 2 और i लग जाएगा। अब लास्ट में -12 का वर्गमूल निकालना है तो इसके लिए माइनस तो अपनी जगह पर रहेगा और 12 को छोटे छोटे अभाज्य गुणनखंड यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 के रूप में लिख लेंगे। 2 का जोड़ा बन जाएगा तो 2 बाहर आया, 3 का जोड़ा नहीं बना तो कड़ी में 3 रहा और -1 जो यहाँ पे बच रहा है उसकी जगह पे हम i लिख देंगे और ये 2 कड़ी में 3 आयोटा -12 का वर्गमूल आ गया। यदि हम इसका वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा, आप खुद करके देखिएगा। तो इस साइड में ये जो नंबर आ रहे हैं इन्हें ही काल्पनिक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। तो इस तरह से ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के वर्गमूल को ही हम काल्पनिक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। तो अभी तक हमने काल्पनिक संख्याओं के बारे में जितना कुछ भी पढ़ा है उसका सार संक्षेप यही है कि यदि b कोई नॉन जीरो वास्तविक संख्या है तो bi एक शुद्ध काल्पनिक संख्या होती है जिसका यदि हम वर्ग करें तो -b² आएगा। यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब हम लोग i के विभिन्न पूर्णांकीय घातों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे i की घात 1 हो तो ये तो खैर i के बराबर ही होगा और i² बराबर -1 होता है, ये हम देख चुके हैं। आगे हम देखते हैं कि यदि आयोटा यानी i की घात 3 हो तो क्या होगा। इसे हम लिख सकते हैं i² गुणे i और i² का मान होता है -1 तो उत्तर आ गया -i। i³ बराबर -i। इसी तरह अगला घात यदि हो आयोटा की घात 4 तो इसे हम लिख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए i के स्क्वायर का स्क्वायर। ये घातांक का आप नियम जानते हैं। i का स्क्वायर -1 होता है और फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और i की घात यदि 5 हो तो क्या होगा। इसको हम लिख सकते हैं i की घात 4 गुणे i की घात 4 को अभी हमने देखा कि 1 है तो यहाँ अगर 1 लिखते हैं तो बच जाएगा केवल i। फाइनली i की घात 5 आया i। थोड़ा इत्मीनान से धीरे धीरे समझेंगे तो समझ में आएगा, जल्दीबाजी करेंगे तो समझने में दिक्कत होगी। i की घात 6 है तो इसे हम लिख सकते हैं
i की घात 4 गुणे i का स्क्वायर। i की घात 4 माने 1, i स्क्वायर माने यहाँ से दूसरे वाले नियम से -1, यानी उत्तर आ गया -1। सातवां देखिए, i की घात 7 है तो इसको हम i की घात 4 गुणे i की घात 3 कर देंगे। i की घात माने 4 और i क्यूब बचेगा, उसका मान यहाँ से आया है -i। यहाँ पे नियम नंबर 3 का इस्तेमाल किया गया है। और आठवां देखिए, i की घात यदि 8 हो तो इसे हम लिख सकते हैं i की घात 4 और फिर उसका स्क्वायर। i की घात 4 माने 1 का स्क्वायर माने फिर फाइनली 1। इतने को यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि i की घात 1 और i की घात 5 का उत्तर एक जैसा है। i स्क्वायर और i की घात 6 का उत्तर एक बराबर है। इसी तरह i क्यूब और i 7, i की घात 4 और i की घात 8, इनका उत्तर एक जैसा है। और ये उत्तर क्रम से क्या आ रहे हैं, पहले आएगा i, फिर आ रहा है -1, फिर आएगा -i और फिर लास्ट में i के ऊपर चाहे कोई घात लगा लें, उत्तर इन चारों में से ही कोई आएगा। i की घात 8 के आगे यदि चलते तो i की घात 9 आता, उसका उत्तर i आता। i की घात 10 का उत्तर -1 आता। 5वें, 6वें, 7वें, 8वें को यदि ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि आयोटा के ऊपर जो घात लगे हैं उन्हें हम 4 की घात और प्लस कुछ और के गुणनफल में तोड़ने का प्रयास किए हैं। 4 की घात में इसलिए तोड़ते हैं कि i की घात 4 1 हो जाएगा और बाकी उसके बगल में जो बचा रहेगा उसका मान निकाल लेंगे। तो आइए एक फार्मूला समझते हैं। देखिए, आयोटा के ऊपर चाहे कोई भी घात लगा हो, जैसे कि यहाँ i की घात n दिया हो, n में क्या करते हैं कि 4 से भाग दे देते हैं। मान लेते हैं कि p बार भाग आया और शेष बचा है r। तो जैसा कि भाग के नियम से जानते हैं कि 4 और p का गुणा और उसमें शेषफल r जोड़ेंगे तो ये संख्या n प्राप्त होती है। और शेष r के बारे में आप जानते हैं कि 0, 1, 2 या 3 ही आएगा। में शेष भाजक से कम ही होता है और यहाँ भाजक 4 है तो शेषफल 4 से कम ही आएगा। यहाँ n की जगह पे 4p + r लिख दिया गया है। घातांक के नियम से अगला स्टेप ये आया हुआ है। i की घात 4p को हमने i की घात 4 और ऊपर फिर उसका घात p लगा दिया है और i की घात r अलग पड़ा हुआ है। i की घात 4 का मतलब 1 होता है, उस पर p घात लगाएंगे तो 1 ही आएगा और अंततः रिजल्ट ये आया कि i की घात n की वैल्यू उतनी ही है जितना कि i की घात r है। यानी n में 4 का भाग दीजिए और जो शेषफल बच जाए सिर्फ शेषफल को ही i की घात के ऊपर लगा दीजिए, वही उत्तर हो जाएगा। आइए इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। जैसे अभी हमने देखा है कि i की घात 7, क्या करें कि 7 में 4 का भाग देंगे तो शेष बचेगा 3। तो जितना शेष बचे उतना ही अब i की घात के ऊपर लगा देंगे, यानी i की घात 3। i की घात 7 का उतना ही मान है जितना i की घात 3 का है और i की घात 3 अभी हमने देखा है कि इसकी वैल्यू होती है -i। इसी तरह i की घात 13 में 4 का भाग देंगे तो शेष बचेगा 1। इसकी वैल्यू सीधे सीधे हो जाएगी i की घात 1 यानी i। i की घात 19 का वैल्यू निकालना हो तो 19 में 4 का भाग देंगे, 4 चौको 16
और शेष बचेगा 3। आई की घात 19 का उतना ही मान होगा जितना आई की घात 3 का होगा और इसका मान माइनस आई होता है। आई की घात 38 दिया हो तो 38 में 4 का भाग देंगे तो शेष बचेगा 2 और आई स्क्वायर का मान होता है -1। तो इस तरह से आप समझ गए कि आयोटा के ऊपर चाहे कोई भी घात दिया हो उस घात में 4 का भाग देना है और शेष जो बचे उस शेष को ही आयोटा के ऊपर घात के रूप में लगा देना है और हम उत्तर प्राप्त कर लेंगे। एक बड़ा उदाहरण लेते हैं। आयोटा की घात 457 दिया है। ऐसे सवालों को देख के बिल्कुल घबराना नहीं है। 457 में 4 का भाग दिया जाएगा और पता किया जाएगा कि शेष कितना आया है। मैंने भाग दिया है तो शेष 1 आया है। केवल शेष से मतलब है इसका उत्तर उतना ही आएगा जितना आई की घात 1 यानी फाइनल उत्तर आई होगा। इसी सवाल को थोड़ा बढ़ा दिया जाए कि आई की घात 457 प्लस आई की घात 528। अब इसका मान निकालिए। तो खैर पहले वाले का तो अभी आई आया हुआ है और दूसरे वाले की वैल्यू निकालने के लिए 528 में हम 4 का भाग देंगे और पता करेंगे कि शेष कितना आ रहा है। कोई दी गई संख्या में 4 का भाग जाता है या नहीं, ये नियम यदि आपको याद हो तो एक नज़र में देख सकते हैं कि 528 में 4 का पूरा भाग चला जाएगा। यानी 528 में जब 4 का भाग देंगे तो शेष बचेगा 0। कहने का मतलब कि आई की घात 528 का उत्तर आएगा आई की घात 0। और ये भी जानते हैं कि किसी नंबर पे यदि 0 घात लगा हो तो उसका मान होता है 1। तो फाइनल उत्तर आया आई प्लस 1। अभी तक तो आयोटा के जो घात हमने लिए थे वो धनात्मक पूर्णांक थे। यदि घात ऋणात्मक हो जाए तब क्या होगा? जैसे आई की घात -1 हो तो आप जानते हैं कि x की घात -n का मतलब होता है 1/x की घात n। यहाँ से इसका मान होगा 1/i। ध्यान ये दिया जाता है कि जब कभी भी हर में i आवे तो उसे वास्तविक संख्या में बदलने की कोशिश करते हैं। i को वास्तविक संख्या में बदलने के लिए हम i की घात 4 करेंगे। इसके लिए हमें अंश और हर में i की घात 3 का गुणा करना पड़ेगा। अंश में 1 में i की घात 3 का गुणा किए तो i की घात 3 आया और हर बन जाएगा i की घात 4। यहाँ से देखिए i क्यूब ऊपर और बटा i की घात 4 का मतलब 1। ये हम लोग पढ़े हुए हैं। i क्यूब का मतलब आपको याद है कि -i होता है। इस तरह से हमने देखा कि i की घात -1 बराबर -i। इसको आप याद रखिएगा। दूसरा देखिए, यदि आयोटा की घात -2 दिया हो तो 1/i² से लिख सकते हैं और i² की वैल्यू आप जानते हैं कि -1 होती है, यानी उत्तर आया -1। तीसरा, i की घात -3 हो तो इसे हम लिख सकते हैं 1/i³। i से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, नीचे हो जाएगा i की घात 4 जिसका मान होता है 1। तो फाइनल उत्तर आया i। यहाँ चौथा नियम लिखते हैं। i की घात -4 दिया हो तो 1/i की घात 4 हो जाएगा और इसका मान आप जानते हैं कि 1 होता है। फाइनल उत्तर आया 1। तो इन चारों रिजल्ट्स को भी आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि सवाल लगाते समय इनका इस्तेमाल होगा। आपकी प्रैक्टिस के लिए बोर्ड पे कुछ सवाल दे दिए गए हैं। पहला सवाल है 1/i की घात 58। जैसा कि नियम जानते हैं 58 में 4 का भाग देंगे और शेष ज्ञात करेंगे। शेष आएगा, आप भाग देंगे तो मालूम चलेगा कि 2। 14 चौको 56,
और प्लस 2। इस तरह से चेक करते हैं। 1/i² अभी आपने देखा है कि -1 आता है। दूसरा सवाल थोड़ा बड़ा है। सभी घातों में 4 का भाग देंगे और शेष ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ आयोटा के ऊपर जो घात लगे हैं ये क्रमशः 77, 70, 87 और 414 में 4 का भाग देने पर प्राप्त हुए हैं। i की घात 1 माने i² माने -1, i की घात 3 माने -i और i² माने -1 उस पर घात 3। i से i कटा आएगा -2 का क्यूब यानी उत्तर आएगा -8। इसमें के तीसरे सवाल में ध्यान दीजिए। यहाँ पे i की घात 41 है प्लस 1/257 और पूरा घात लगा हुआ है 9। 41 में 4 का भाग देंगे तब भी 1 आएगा और 257 में भी 4 का भाग देने पे 1 ही शेष बचेगा। यहाँ 41 की जगह पे घात 1 हो गया है और 257 की जगह पे यहाँ पे घात 1 हो गया है। i की घात 1 का मतलब i और 1/i का मतलब -i, ये दोनों कट जाएंगे, उत्तर आ जाएगा 0। इसी तरह अब चौथे सवाल को देखें तो 1 + i² प्लस i की घात 4, i की घात 6 प्लस i की घात 8 ऐसे करते करते i की घात 20 तक दिया हुआ है। इसे यदि हल करेंगे तो एक तो खैर एक ही रहेगा, i² का मान -1 होगा, i की घात 4 का मान +1, i की घात 6 का मान -1, i की घात 8 का ऐसे +1 और क्रम से -1 +1 -1 +1 आता रहेगा। -1 से +1 -1 से +1 ऐसे सभी कट जाएंगे। फाइनल उत्तर आएगा 1। अगला सवाल छोटा सा है। i + i² प्लस i³ प्लस i की घात 4, इसको हल करना है। इसमें सीधे सीधे इन चारों की वैल्यू रख देनी है और रखने के बाद उत्तर 0 आएगा। आप स्वयं कर सकते हैं। अगला सवाल है कि दिखाइए कि इतना बड़ा नंबर दिया गया है, यह एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का मतलब यह है कि इसे हल करने पे जो उत्तर आएगा उसमें i नहीं रहना चाहिए। हल करते हैं। एक ही रहेगा। i की घात 10 को हल करने के लिए 10 में 4 का भाग देंगे, शेष बचेगा 2। इसी तरह 20 में 4 का भाग देंगे, शेष बचेगा 0 और यहाँ 30 में 4 का भाग देंगे तो शेष बचेगा 2। एक ही रहेगा। i² माने -1, i की घात 0 माने 1 और i² माने -1। 1 से -1, 1 से -1 कट के इसका भी उत्तर 0 ही आ गया। और आप जानते हैं कि 0 एक वास्तविक संख्या है। कोई भी ऐसा नंबर जिसमें i चिपका हुआ है ये काल्पनिक संख्या होती है और जिस नंबर में i नहीं लगा हुआ है वो वास्तविक संख्या होती है। अब अगर कोई ऐसा नंबर दिया गया हो जिसमें वास्तविक पार्ट भी हो और काल्पनिक पार्ट भी हो तो ऐसे ही नंबर को सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। सम्मिश्र संख्याओं के बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे।